कभी कोई ये नहीं बोलेगा कि मैंने रेप किया, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो बिल्किस बानो के बलात्कारी हो। एक कातिल जो होता है उसको एक बार को आप सोच सकते हो कि उसे माफ कर दिया जाए। बलात्कार एक ऐसी हिंसा है जो कि माफी लायक नहीं है। इनको भी पूरी कोशिश करनी चाहिए, इनको भी अच्छे लॉयर्स उतारने चाहिए। उनकी तो बेटी खुद की लॉयर है, अगर ये तथ्य यहाँ पे दे रही है मीडिया के आगे तो उनको कोर्ट में देनी चाहिए। कह रही थी कि विधायक हैं या फिर प्रभावशाली लोग हैं, इस वजह से उन्हें जबरदस्ती फंसाया गया। विधायक है तो और जिम्मेदारी बनती है कि विधायक को एक विधायक की तरह रहना चाहिए। सीडीआर का जो लोकेशन है और जो रेप का जो टाइमिंग था वो एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं हो पा रहे थे। अभी भी मैं अगर यहाँ पॉडकास्ट करी हूँ, हो सकता है मैं अपना फ़ोन अपने ड्राइवर को देकर यहाँ हूँ। I definitely believe there are fake cases, there are women misusing laws. मैं उस चीज़ से भागती नहीं हूँ। हमारा सिस्टम इतना फेल करता है ना, एविडेंस कलेक्शन आज की डेट में सबसे एडवांस होने चाहिए, खाली फ़ोन पे डिपेंड नहीं करते हुए। अभी 27% कन्विक्शन रेट है इन केसेस में। हाथरस केस वो एक ऐसा कुख्यात मामला मैं उसको कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से उसमें सबूतों को दबाने की लगभग हर संभव उसमें कोशिश की गई। आज भी उनको न्याय नहीं मिला, आज भी वो बहुत परेशान है। निर्भया से ज़्यादा हीनियस और छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत हीनियस क्राइम रोज़ होते हैं, रोज़। छोटे छोटे बच्चों को पत्थर से कुचल देते हैं, कई बार मार देते हैं। उसने बच्ची का गला घोंट के बलात्कार करने के बाद नाले में फेंक दिया, वो नहीं मरी, उसको फिर से निकाला, फिर उसको ऐसे रखा कब तक जब तक वो डूब नहीं गई। वो छोटी सी 2 साल की बच्ची जिसका बलात्कार हुआ है, वो डेड बॉडी लेके पिता खड़ा है, रो रहा है, बौखला रहा है। पुलिस ने बोला कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी कावड़ चल रहे हैं। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, आज तक उन्होंने पकड़ा नहीं है उसको। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर के उत्तराखंड उबल रहा है, उस चीज़ को लेकर के वीआईपी को लेकर के बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे तभी से समझ में आ गया था इस केस को बहुत अच्छे से ये लोग खराब करने वाले हैं। सारा वीआईपी लिंक्ड है, अगर वहाँ सीडीआर निकल जाती या सीसीटीवी निकल जाते वो तो फिर सब फंस जाते हैं। सब क्या मतलब सरकार खत्म हो जाती है वहाँ। बहुत आसान हो गया है ये चीज़ें कहना कि मुझे शादी का झांसा दिया गया था और फिर उसके बाद जो है शारीरिक संबंध बनाए। मुझे मालूम है अगर मैं एक ऐसी महिला को मदद कर रही हूँ जो गलत है, जो गलत आरोप लगा रही है, तो मैं 100 उन महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रही हूँ जो सच में सफ़र कर रही हैं। उन्नाव रेप केस को लेकर के इन दिनों देश भर में खूब बवाल मचा हुआ है। पहले दिल्ली हाई कोर्ट का कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करना, सस्पेंड करना, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाना। इसके बीच में बहुत बार विरोध प्रदर्शन हुए, बहुत सारी चीजें हुई। मीडिया में इस बात को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन डिबेट्स में कुछ ज्यादा निष्कर्ष निकल नहीं पाता। इसीलिए हम आज सीधे उन्हीं से बात करेंगे जो पीड़िता के साथ हर वक्त मौजूद रही, उन्होंने उनकी मनस्थिति को समझा और न सिर्फ उनके हालातों को देखा बल्कि उन्हें कानूनी लड़ाई में भी बहुत ज्यादा मदद की। लाइव हिंदुस्तान के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है मशहूर वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट और पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया की फाउंडर योगिता बयाना जी का। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इस केस को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है। अब तो कुलदीप सिंह सेंगर के जो पक्ष में जो कुछ लोग हैं और बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो भी इसमें अब सवाल उठा रहे हैं, और मैं इसी सवाल से स्टार्ट करना चाहता हूं कि इस केस को लेकर के जिस तरीके से जो डिफेंस काउंसिल है उन्होंने भी ये सवाल उठाए कोर्ट में कि कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, तो फिर किस बिना पे जो है वो कुलदीप सिंह सेंगर को सजा हुई हाई कोर्ट में? देखिए, बहुत वाजिब सवाल है कि सवाल जब सामने वाला पक्ष है अपने आप को डिफेंड करता ही है। बड़े से बड़ा रेपिस्ट हमारे देश में, चाहे वो निर्भया केस के आरोपी रहे हों, चाहे वो किरण नेगी केस हो, या बहुत सारे ऐसे केसेस हैं चाहे जहां फांसी हो चुकी है, हर आरोपी ने यही बोला है कि मैंने बलात्कार नहीं किया। और उनके डिफेंस काउंसिल उनको डेफिनेटली क्रिएट करते हैं एविडेंस, या जो भी है डिफेंड करते हैं। कोई भी मर्डर कर देता है, आतंकवादी तक ये नहीं कहता कि मैंने बम फोड़ा, ठीक है, तो कभी कोई ये नहीं बोलेगा कि मैंने रेप किया। अब ये कैसे आधारित होता है? तथ्यों से और कोर्ट में ट्रायल से। अब कोर्ट में ट्रायल ना आप करते हैं ना मैं करती हूँ। कोर्ट में जो हमारे चुने हुए जजेस, में चुने हुए इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे द्वारा सैलरी जो टैक्स पेयर की है हम लोग उनको वहाँ पे पहुँचाते हैं, है ना, हमारी सारी व्यवस्था यही है। उनका एक चयन प्रक्रिया है, वो पहुँचते हैं वहाँ तक और इस तरह के ही केसेस वो देखते हैं दिन रात। अगर एक जज ने लोअर कोर्ट में ये बोल दिया, तथ्य उन्होंने देखे, ना मैंने देखे ना तुमने देखे ना किसी ने देखे, उन्होंने देखकर उसे सज़ा सुनाई,
मैं उस चीज़ का रिस्पेक्ट करूंगी कि उन्होंने कन्विक्ट किया। अब वो क्या तथ्य हैं वो तो उनको उधर ही समझना पड़ेगा। जो अगर आपने ऑर्डर की कॉपी पढ़ी हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉक्सो लगा है, बहुत सारा कुछ हुआ है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो उन्होंने वहाँ पर चैलेंज करना चाहिए था। नंबर 2, अब रही हाई कोर्ट की बात। हाई कोर्ट में भी जब बेल दी गई तो कहीं पे ये नहीं लिखा है ऑर्डर में कि वो निर्दोष है। कोर्ट ने कहीं नहीं बोला कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष है इसलिए उसको बेल या उसको छोड़ा जा रहा है। उन्होंने बोला आरोपी है, उसने 7 साल की सज़ा काट ली है, इसमें पॉक्सो नहीं लगता है और बहुत सारी चीज़ें, और इसलिए उसको बेल दे जाने का आधार है। करेक्ट? बिल्कुल। अब हम जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, मेरा जो आधार था इस चीज़ पर, हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया पीड़िता के साथ, वो ये था कि चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो बिल्किस बानो के बलात्कारी हो, बलात्कार एक ऐसी हिंसा है जो कि माफ़ी लायक नहीं है। एक कहावत है, मर्डरर कैन बी रिफॉर्म्ड। एक कातिल जो होता है उसको एक बार को आप सोच सकते हो कि उसे माफ़ कर दिया जाए, उसने गुस्से में किया या उसने फिट ऑफ द मोमेंट में किया। बलात्कारी को कभी माफ़ी नहीं है। हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में पूजे जाने वाले 2 ग्रंथ, जिनके जो कैरेक्टर्स हैं, जिनको हम हीरो मानते हैं, क्या हैं, जिनको हम वर्शिप करते हैं, जिनके लिए हमारा पूरा आधार है, वो राम और क्या है, कृष्ण। राम ने किस चीज़ की लड़ाई करी थी बताइए, जिसकी वजह से उनको हीरो माना गया या भगवान माना गया? वो उन्होंने सीता माता को छुड़ा के लाए। हिंसा नहीं हुई सीता माँ के साथ, तब भी ही बिकेम हीरो बिकॉज उन्होंने उनको छुड़ा के लाए वहाँ से। रावण ने टच नहीं किया था तो रामायण हो गई, ठीक है, तब भी वो हमारे लिए आज भी दशहरे पे हम उसको जलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर साड़ी नहीं उतार पाए, भगवान कृष्ण ने आके बचा लिया, महाभारत हुई तब भी अस्मिता की लड़ाई थी। वहाँ हम उस देश से आते हैं जहाँ अभी छुआ नहीं भी था तो इतने बड़ी महाभारत और रामायण हो गई। हमारा पूरा आधार वही है। यहाँ पर बलात्कार हो रहा है छोटी छोटी बच्चियों का, रोज़ मारी जा रही हैं, ठीक है। ये बच्ची बच गई, क्या यही कसूर था इसका? अगर मर जाती तो क्या फांसी तभी होती है? तो चलिए, बहरहाल हम वापस टेक्निकलिटी पे आते हैं। जब मैंने कोई सज़ा नहीं सुनाई कि मैंने कोई कानून नहीं बनाया, हमने इसको पुश किया था निर्भया के समय तो कानून बने थे, पॉक्सो एक्ट तब आया, स्ट्रिक्टर लॉज तभी आए, है ना। तो अब मैंने तो नहीं बोला, अब हाई कोर्ट ने क्या सोचा कि ठीक है सज़ा तो देनी पड़ेगी, तथ्य होंगे तो दी है ना। तो तथ्यों को अगर चैलेंज करना है, ये जो उनकी तरफ से आ रहे हैं पक्ष, उनको डेफिनेटली करना चाहिए। एवरीबडी हैज़ अ राइट टू डिफेंड। निर्भया की जो भी फांसी लगने वाली थी उन्होंने भी डिफेंड किया कि हमने नहीं किया। पुरजोर 9 साल लग गए उनको नहीं प्रूव कर पाए तो फांसी हो गई। इनको भी पूरी कोशिश करनी चाहिए, इनको भी अच्छे लॉयर्स उतारने चाहिए। उनकी तो बेटी खुद की लॉयर है, अगर ये तथ्य यहाँ पे दे रही है मीडिया के आगे तो उनको कोर्ट में देने चाहिए थे ना। हाँ मैम, जैसे उनकी बेटी भी बहुत बार ये कहती है, हाल फिलहाल में उनका एक स्टेटमेंट भी सामने आया था जब वो कह रही थी कि विधायक हैं या फिर प्रभावशाली लोग हैं, इस वजह से उन्हें ज़बरदस्ती फंसाया गया है। आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, यहाँ पे तो मामूली इंसान को भी पुलिस उठा के बेवजह बंद कर देती है ना। तो खाली विधायक है तो और जिम्मेदारी बनती है कि विधायक को एक विधायक की तरह रहना चाहिए। आपको भी मालूम है हमारे देश में 80 से 90% बाहुबली नेता ही विधायक बनते हैं। यहाँ तो गुंडों को ही टिकट दी जाती है ना ज़्यादा। यहाँ पे एक क्राइटेरिया यही है कि अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है तो आपको बाहुबली होना पड़ेगा। और बाहुबली का मतलब क्या है? गुंडागर्दी। अगर ईमानदार लोगों को ये टिकट देते तो आज पढ़े लिखे होते ना लोग विधानसभा में या राज्यसभा में या लोकसभा में। यहाँ तो एक से एक गुंडे, मवाली, रेपिस्ट भरे हुए हैं। तो मैं तो नहीं कह रही हूँ, तथ्य उठा के देख लीजिए, आपको ही समझ में आएगा। तो बाहुबली तो वो था, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। अब फंसाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो उनको कोर्ट में लड़ना चाहिए। मैम, एक सवाल मैं इसको लेकर के और ज़्यादा लड़ना चाहता हूँ। हालांकि जो हाई कोर्ट की जो कॉपी है उसको पढ़ा, लेकिन आमतौर पर ये होता है कि जो व्यूअर होता है वो बहुत आसानी से उसको समझ नहीं पाता। कानूनी चीज़ें हैं, टेक्निकल थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दें। जैसे कि एक सवाल इसमें ये उठा था कि जो CDR को लेकर के बहुत बहस हुई, डिफेंस काउंसिल ने सवाल उठा लिए कि CDR का जो लोकेशन है और जो रेप का जो टाइमिंग था वो एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं हो पा रहे थे। आपका इस पर क्या कहना है, क्योंकि आप जो है उनके साथ में हर वक्त मौजूद रही हैं? मैं एक बात बोलना चाहूँगी, CDR और कॉल रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो निर्भया केस में भी CDR और कॉल रिकॉर्ड्स मैच नहीं हो रहे थे। और भी तथ्य होते हैं, ये वन ऑफ देम होता है ना। तो वो मैच नहीं हो रहे थे। मैं तो हर हेयरिंग में गई तो मुझे मालूम है वहाँ भी बहुत लकूनास थे कि कॉल डिटेल्स
मैच नहीं हो पा रही थी। अभी अंकिता भंडारी केस में कॉल रिकॉर्ड्स अभी तक एविडेंस पेश ही नहीं हुआ, उनको आजीवन कारावास हो गया है। इट कैन बी वन ऑफ द एविडेंस, ये उसके ऊपर पूरा जजमेंट आधारित नहीं होता है। अगर नहीं है, मैं तो बार बार यही बोल रही हूँ ना, अगर नहीं निकले हैं, अगर वो कह रहे हैं, क्योंकि मैंने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे ऑनेस्टली, हमारा पीड़िता से जो जुड़ाव हुआ उनकी आर्थिक सहायता के लिए हुआ था। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी तब से अब तक हम सिर्फ आर्थिक रूप से ही उनको मदद करते आए थे। हमें लीगल जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि लीगली मेरे काउंसिल बहुत अच्छे हैं, तो जहाँ पर पीड़िता हमें कह देती है हमें जो मदद चाहिए हम वही मदद करते हैं। तो उन्होंने बोला मुझे सिर्फ आप आर्थिक सहायता करते रहिए, मेरी काफ़ी चोटें लगी हैं, तो मैं इसलिए लीगल उसमें गई नहीं। बट जो भी मैंने अभी आफ्टर सपोर्टिंग हर, जब हम सड़कों पे उतरे तो मैंने जो समझा है, अगर ऐसा है, अगर मैच नहीं हो रहा, वैसे तो ये सब नहीं है, अगर लोअर कोर्ट ने सज़ा सुनाई और हाई कोर्ट ने बरकरार रखी, बेल दी अलग बात है, पर बरकरार रखी है, तो वो तथ्य तो उन्होंने देखे होंगे अच्छे से, कॉल रिकॉर्ड भी देखे होंगे। अब रही बात कि उन्होंने किस तरह से नहीं कर पाए हैं, इट वाज द फेलियर ऑफ देयर काउंसिल, उनको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करना आया है। जैसे कि इसमें एक ये भी बात थी कि जैसे कि आप बता रही हैं कि डिफेंस काउंसिल ने जो है वो बात रखी थी कि सीडीआर और वो सब चीज़ें मैच नहीं हो पाई थी, लेकिन सीबीआई ने उसमें एक बड़ा अच्छा ये तर्क रखा था कि कोई भी आरोपी अगर कोई घटना को अंजाम देना चाहता है तो फिर वो अपना फ़ोन किसी के भी पास दे सकता है, और इसके अलावा जो टावर की जो लोकेशन है वो बहुत बार जो है इधर उधर हो सकती है। हालांकि उसमें भी एक बात ये है कि सीबीआई ये तथ्य प्रूफ करने में थोड़ा सा असफल रही, मैं ये कहूँगा, कि वो जो उनका फ़ोन है, यानी कि सेंगर का जो फ़ोन है, वो किसी और के पास में था। देखिए, ये तो बात आपको भी मालूम है, अभी भी मैं अगर यहाँ पॉडकास्ट करी हूँ, हो सकता है मैं अपना फ़ोन अपने ड्राइवर को देकर यहाँ हूँ, है ना, कोई बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, इट्स वेरी कॉमन सेंस। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, वो एक पूरा आधार नहीं हो सकता, इट इज़ वन ऑफ द एविडेंस, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। देर आर अदर थिंग्स, देर आर 4-5 थिंग्स लॉ लुक इनटू। हालांकि मैं मतलब पूरी तरह से लॉयर नहीं हूँ, आई एम हाफ वे देयर, बट मैं जो बता रही हूँ कि उसमें बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं, विटनेसेस होते हैं, हर चीज़ के पॉइंट्स होते हैं, जैसे सबको मिला जुला के ये आधार दिया जाता है। हो सकता है ये नहीं मैच किया हो, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उसके अलावा हो सकता है बहुत सारे तथ्यों, पीड़िता की स्टेटमेंट भी होती है, बहुत सारे लोग नहीं मैच कर पाते, जैसे कि वो फ़ोन ही नहीं रखते हैं अपने पास, तो बहुत सारा लकूनाज हैं जो मैं और आप नहीं समझ पाएंगे। ये तो टेक्निकली, अगर मैं तो सिर्फ एक ही बाइबल कहते हैं ना, जैसे एक ही ग्रंथ गीता, उसको समझ रही हूँ, वो ये है कि हमारे लोअर कोर्ट ने उसको सज़ा दी है, हमारे हाई कोर्ट ने भी उसको सज़ा दी है, और बेल से हमारा ऑब्जेक्शन था। बिल्कुल। एक चीज़ मैं हाई कोर्ट की कोर्ट यहाँ पे ये करना चाहूँगा कि हाई कोर्ट ने जब उन्हें जो है सज़ा दी, जो कि नीचे लोअर कोर्ट ने भी उसमें ये रखा था कि हालांकि सीडीआर और ये सब चीज़ें भले ही मैच नहीं हो पा रही थी, कोई साइंटिफिक या फिर वो एविडेंस नहीं था, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि पॉक्सो का जो मामला है उसमें अगर पीड़िता अपने बयान पर अडिग रहती है या फिर आगे जो है वो बहुत मजबूती के साथ में उस चीज़ को रखती है, तो फिर ये मान लिया जाना चाहिए कि उनके साथ में ये सब चीज़ें वास्तव में ये घटना हुई है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो डिफेंस काउंसिल ने उठाया था, और वो जो बाकी जो एक्टिविस्ट हैं, उनके समर्थक हैं, वो भी ये सवाल उठाते हैं कि सिर्फ ये मानना, और इससे पहले क्योंकि पीड़िता के बयानों में बहुत बार बदलाव देखा गया था जो कि कोर्ट ने भी नोटिस किया है, तो क्या आपको लगता है कि पहले बयान को बदलना और फिर उसके बाद कोर्ट ने जिस तरीके से इसको माना, तो उस पर जो क्वेश्चन उठाया गया उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, जब निर्भया के बाद ये कानून में चेंजेस आए ना, और इफ़ यू लुक एट फ्रॉम द विक्टिम पॉइंट ऑफ व्यू, विक्टिम को घर से निकलकर पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराना या बताना कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, ये बहुत मामूली बात नहीं है। इसके लिए ना बहुत सारे तर्क वितर्क, बहुत सारे अपने आप से जूझना पड़ता है, इसलिए इट इज़ नॉट ईजी। हमारे पास तो दिन रात इस तरह के केसेस आते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि फेक केसेस नहीं होते हैं, उस पर भी हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। आई डेफिनेटली बिलीव देर आर फेक केसेस, देर आर वुमेन मिसयूजिंग लॉज, मैं उस चीज़ से भागती नहीं हूँ, बिकॉज उसकी वजह से जो जेन्युइन है वो सफ़र नहीं करने चाहिए, बस मेरा ये मानना है, और हमें किसी को नकारना नहीं चाहिए। तो जब हम ये जानते हैं कि जिसके साथ सच में बलात्कार हुआ है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है निकल के जाना और रिपोर्ट करना, और मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि हमने नहीं, लॉ ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है कि शी कैन चेंज, बिकॉज मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है। कोई भी पीड़िता को अगर बताना हो उसके साथ क्या हुआ, अगर ऐसा जघन्य अपराध हुआ, वो टाइम वॉच थोड़ी ना नोट करेगी कि मेरे साथ 1 मेरे साथ बलात्कार हो रहा है, मुझे नोट करना है। देखिए, बेनिफिट ऑफ डाउट उसकी मानसिक स्थिति, मनोस्थिति
जो उसके साथ हुआ उससे उभरने के लिए बाद एक आघात सा होता है, नहीं होता इतना आसान कि आप हर चीज़ को रिकॉर्ड कर पाएँ या मतलब हर चीज़ को याद रख पाएँ। तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट लॉ ने दिया है और देना चाहिए था। बहुत अच्छी बात है कि शी कैन चेंज हर स्टेटमेंट, बिकॉज सही में अगर उसके साथ उसको नहीं याद है और उसने जाके बता दिया लगभग समय है, क्योंकि कानून तो टेक्निकली उसी से जाएगा, बट आप कैसे एक उम्मीद कर सकते हैं कि एक बलात्कार पीड़िता हर चीज़ को टाइम नोट करेगी? नंबर 1 ये तो हो गया, एडल्ट वुमेन की बात हुई है ना। अगर इफ़ यू से शी वॉज अ मेजर, बट यहाँ पर अगर पॉक्सो की बात की जाए, सबसे ज़्यादा आज की डेट में आपको मैं बता दूँ बलात्कार और यौन अपराध किसके खिलाफ हो रहे हैं? बिल्कुल, जो 18 साल से नीचे हैं, 16 साल, छोटे छोटे बच्चे। 18 साल से नीचे तो 16 भी है, 15 भी है, 12 भी है, 2 साल, 1 साल, 4 साल, है ना, 6 महीने। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, बहुत अब्यूज़ तो हम बोलते हैं, अब्यूज़ बहुत छोटी शब्द है। रेप हो रहा है ना, अब्यूज़ से बियॉन्ड है, मतलब एंड हत्याएं हो रही हैं। अब कहाँ से प्रूफ लाओगे कितने बजे क्या हुआ, है ना? तो हर चीज़ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है कि कहाँ हुआ, कब हुआ। इट इज़ बियॉन्ड दैट कि हुआ है और किसी ने तो किया है। अगर हम कहते हैं इसने नहीं किया बट किसी ने तो किया है, दैट पर्सन इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग। तो इसने नहीं, उसने, किसी ने किया है तो कोई तो सज़ा के काबिल है ना। तो वो प्रूफ करने का एक पूरा मैटर है। और मैं बहुत ओपनली आपके पॉडकास्ट पे ये बोलना चाहती हूँ कि हमारा सिस्टम इतना फेल करता है ना। एविडेंस कलेक्शन आज की डेट में सबसे एडवांस होनी चाहिए, खाली फ़ोन पे डिपेंड नहीं करते हुए। हम इतना बड़ी तरक्की कर चुके हैं, हम लोग AI की बात करें, हम लोग चैट GPT की बात करते हैं, और हम ये नहीं जान पाते कि बलात्कारी कौन है। तो ये हमारा फेलियर है जो हम थोप रहे हैं कि अरे ढूंढ के लाओ ना, आपको रखा किस लिए है। क्या आपको लगता है इसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की बहुत ज़्यादा गलती है? क्योंकि शुरुआत में हमेशा जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो फिर पुलिस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं, क्योंकि जैसे इस केस में यही हुआ कि पुलिस पर आरोप लगे और ये साबित भी हुआ कोर्ट में कि पुलिस ने ठीक तरीके से पहले उसमें जांच नहीं की। फिर उसके बाद जब मामला CBI को हैंड ओवर किया गया तब CBI ने उसमें बहुत एकदम युद्ध स्तर पर जा करके आगे बढ़े। क्या आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल है? आई थिंक इसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का ही रोल है और किसी का रोल है ही नहीं। मैं जजेस को भी पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर सकती इसमें, क्योंकि हम लोग तो सपोर्ट हैं। हम लोग ना, मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं किसी की कॉल डिटेल निकाल लूँ, है ना, नहीं है। मैं तो जस्ट अ सपोर्ट पर्सन। और ना ही मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं फॉरेंसिक कलेक्शन कर लूँ या उसको कहीं पे जमा करा दूँ, या मेरे पास वो टूल्स या किट्स नहीं है, या मेरे पास इंटरोगेशन का हक नहीं है कि मैं इंटरोगेट करूं क्रिमिनल को कि तूने किया या नहीं किया तो मुझे बता दे, है ना। वो सब कौन करता है? पुलिस। जब पुलिस एक चार्जशीट बनाती है तो पुलिस जो पेपर पे डाल देती है उसके बिना पर उसको सज़ा होती है, राइट। अब वो क्या रखते हैं सबूत, और उसके बाद जज अपना इंटरप्रिटेशन करता है। दिस इज़ हाउ द लॉ वर्क्स। अगर जज के सामने पेपर ही आपने मैनिपुलेशन करके रख दिए और उसके पास स्कोप ही नहीं है कि वो अपना दिमाग चला पाए, ही विल गो बाय द पेपर एंड द डिफेंस। तो यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है अगर पुलिस अपना काम अच्छे से करे तो 99% कन्विक्शन हो। अभी 27% कन्विक्शन रेट है इन केसेस में। तो यहाँ पर फेल तो सबसे पहले हम यही कर रहे हैं, ये एजेंसी कर रही है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे जब भी चर्चाएं करते हैं, आप भी यहाँ पर, हम लोग सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं। हम चाहते हैं कि सोल्यूशन निकले और बेटियों को न्याय मिले, राइट। कहीं ना कहीं सभी फेल कर रहे हैं। न्याय तो प्रक्रिया तो बाद में आती है, वो भी मैनिपुलेट करते हैं आज की डेट में, उसमें भी कुछ छुपा नहीं है, बट पहला मैनिपुलेशन यहीं से शुरू होता है। मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ कि पीड़िता के साथ में, पीड़िता से आप सबसे पहले कब मिले, क्या उनकी उस वक्त मनोस्थिति थी और किस तरीके से मतलब आपने फिर उनको हेल्प करना आगे स्टार्ट जी किया? जैसा कि मैंने बोला, जब ये केस हुआ तब तो हम सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी सपोर्ट कर ही रहे थे, पर मैं मिल नहीं पाई थी। जब उनका एक्सीडेंट हुआ, यहाँ दिल्ली में भर्ती थी वो अस्पताल में, वहाँ मैं मिलने गई थी उनको, बट वो क्रिटिकल थी, तब मिलने नहीं दिया गया था। और डेफिनेटली उनको अपनी सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, तो मैंने भी बहुत इंसिस्ट नहीं किया। मैं बस अपना नंबर दे के आ गई थी कि आपको कोई भी सहयोग की ज़रूरत हो, आपको कुछ भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। इतना मैं नंबर दिया, और मैं चेक करते रहती थी उनकी तबीयत ठीक है, रिलीज़ हुई है। आई केप्ट अ ट्रैक ऑन हर, जस्ट अपनी तरफ से। तो जब उनका
आई थिंक जब वो संभल गई तब मैंने उन्हें हॉस्पिटल में देखा ज़रूर था, बट आई डेंट गो नियर हर, है ना। तो उनको जब उन्होंने थोड़ी ठीक हुई, जब उन्होंने मेरे से बातचीत करी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप आए थे हॉस्पिटल में और आपने मुझे बोला था आप मुझे मदद करेंगी, तो मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत है। तो फिर हमने उनको प्रोवाइड की। और फिर तब से आप आर्थिक सहायता ही करते आ रहे हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन, रिहैबिलिटेशन जो कि प्रोसेस का पार्ट है। मेडिकल तब तक उनका ठीक हो ही चुका था ऑलमोस्ट, और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया, जैसा कहा कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं थी इनके साथ, बट जब ये हुआ, फैसला आया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो मुझे लगा नॉर्मल जो अपनी सहायता के लिए वो मुझे फ़ोन करती है, शायद कुछ उनको चाहिए इसलिए फ़ोन करिए। तो मैंने उठाया, तो जब उन्होंने बताया ऐसा ऐसा हुआ, तो मुझे ज़ीरो आइडिया था कि किस बिना पे बेल मिली है। तब तक मीडिया में भी आ गया, तो मैंने उन्हें बोला चलिए आपके लॉयर से मिलते हैं। तो वो घर जा रही थी तब, तो कह रही लॉयर फ़ोन नहीं उठा रहा, वो आए भी नहीं थे आज कोर्ट में। तो उनको डिफेंड करने के लिए भी कोई नहीं था उस दिन, वो अकेले गई थी। और मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्होंने बोला लीगल मेरा अच्छा चल रहा है, आप मतलब जब ये सज़ा को सस्पेंड कर दिया था उसके बाद वो अकेले थी कोर्ट में, क्योंकि हमें नहीं मालूम था बेल मिलने वाली है। उसको थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता वो मुझे लेके जाती या अपने वकील को रिक्वेस्ट करती कि वो खुद रहे। तो ये तो किसी को भी नहीं था, जिसको आजीवन कारावास हो गया उसके बाद क्या हो सकता है ना सडनली। तो उनका जब मेरे को कोर्ट से फ़ोन आया, तो जब हमने उन्हें बोला आप अपने लॉयर को फ़ोन कीजिए, तो वो उठा नहीं रहे थे। तो काफ़ी बार फ़ोन करने के बाद जब नहीं उठाया, तो मैंने कहा चलिए हम उनके ऑफिस चलते हैं। तो जब मैं ऑफिस गई कि मैंने कहा मैं ही पूछती हूँ कि क्या रहा, तो उनको खुद ही नहीं पता, जैसे कि उन थे भी नहीं वो वहाँ पर, तो ही वॉज नॉट देयर। तो उन्होंने बताया कि जो भी रहा होगा, उन्हें अंदाज़ा था कि ऐसा भी हो सकता है, तो उन्होंने बताया नहीं इस बच्ची को। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये दावपेच खेल के वो बेल दे। आपसे आपकी लॉयर से बात हुई थी उनके, जब आप उनके ऑफिस गए थे? अभी जब जिस दिन हुआ उसके शाम को मैंने बताया ना फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो इस बेटी का, तो फिर मैं उनको ऑफिस लेके गई उनके। हमने कहा हम चलते हैं, ऑफिस में ही होंगे, कहाँ होंगे, तो ऑफिस में वो बैठे थे। तो ऑफिस में उन्होंने बताया कि मुझे अंदाज़ा था यही होगा, और मेरी कहीं ना कहीं मेरी चूक है, और जो भी कह लो, वो थे भी नहीं डिफेंड करने के लिए उसको। तो फिर हमने मैंने उनसे सवाल पूछे कि आपको आना चाहिए था, रहना चाहिए था, जब आपको अंदाज़ा था तो बताना चाहिए था। हालांकि कानूनी जैसे मुझे बिल्कुल पता नहीं था किस बेस पे बेल हुई, क्या हुआ, क्या तर्क थे, क्या। तो फिर मैंने उनसे पूछा, उनको भी जैसा कि वो थे ही नहीं, तो उन्होंने अपने जूनियर से पूछा, जो भी है उन्होंने बताया। तो लॉयर को ही नहीं पता था कि किस ग्राउंड पे उनको जी, वो गए नहीं उस दिन हियरिंग में। ओह, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बट बेटी को उन पे पूरा ट्रस्ट है और आज भी है, तो मैं कुछ कह नहीं सकती इस तो बारे में। आज भी उनका केस वही लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने जब देखा मीडिया अटेंशन मिल गई, जब हम इंडिया गेट, उसके बाद हम इंडिया गेट पे बैठ गए, जब मीडिया अटेंशन मिल गई, तो देन ही स्टार्टेड शोइंग एज अ क्रूसेडर कि इन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उनको मीडिया थोड़ा सा दिख गया आसपास। तो फिर वो एकदम से टेक ओवर कर लिया कि अब मैं ही करूँगा सुप्रीम कोर्ट में, मैं ही लड़ूंगा इसका केस। तो ठीक है, मैंने बिटिया को पूछा अगर आपको कोई लॉयर चाहिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इनके साथ ही खुश हूँ। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि पीड़िता के साथ में जो कुछ भी घटना हुई, पहले पिता की मौत हो जाती है, फिर उसके बाद एक्सीडेंट होता है, और फिर उनके जो परिजनों की मौत हो जाती है, उस दौरान उनकी जो मानसिक हालत थी, क्योंकि आपने बताया कि जब वो हॉस्पिटल में थी तो तब उनसे बात हो ही रही थी, तो उस दौरान उनकी मानसिक हालत क्या थे, क्या वो अपना कुछ आपसे शेयर करती थी? हाँ बिल्कुल, वो मुझे बता रही थी कि वो जिसके सर पर 150 से ज़्यादा टांके आए हों, जिसके हाथ पैर में रॉड डली हो, जो वेंटिलेटर पे हो महीनों, और उसके लिए तो बहुत ही शारीरिक रूप से भी टूटना, मानसिक रूप से भी टूट जाना, दोनों एक साथ हो गया ना। और उसके बाद न्याय न मिलना, तो बहुत सारी चीज़ों से वो गुजर के उन्होंने शादी की। उनको दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष ने उनको मदद की उस समय, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वो संरक्षण में थी दिल्ली महिला आयोग के, तो उन्होंने उसकी मदद की और शादी कराई। आई थिंक दिस इज़ व्हाट शी टेल्स मी। और शादी के बाद वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी, ये आजीवन कारावास काट रहा था। उसका 1-2 बच्चे हुए, और उसके बाद जैसा कि मैंने बोला, हम उनको सिलाई कढ़ाई और ये सब का कोर्स करवा रहे थे और बच्चों के लिए, ताकि ये थोड़ा अपना भरण पोषण कर पाएँ, और इतने में ये हुआ। मैं अब हाथरस केस के ऊपर थोड़ा सा आना चाहता हूँ। वो एक ऐसा कुख्यात मामला मैं उसको कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से उसमें सबूतों को दबाने की लगभग हर संभव उसमें कोशिश की गई। रात के अंधेरे में जिस तरीके से 2:30 बजे पीड़िता का मतलब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, परिवार को नहीं पता है। जब ये हुआ कि पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया है, सब चीज़ें हुई है, आपका पहला रिएक्शन उस वक्त क्या था? देखिए, बहुत मुझे तो सुन के बहुत ज़्यादा मैं उत्तेजित हो गई थी, और मैंने सोचा कि अभी क्या कर सकते हैं, कैसे यहाँ जा सकते हैं। तो मैंने पहला तो ट्वीट किया, और आप मानिएगा उस ट्वीट के बाद से ही काफ़ी उस केस को हाईलाइट हुआ था,
और उसके बाद से ही काफ़ी मीडिया अटेंशन उनको मिला था और अच्छा हुआ क्योंकि वो डिज़र्व करता था। वो केस बहुत ही शर्मनाक था और उसके बाद मैं गई भी वहाँ पर और उस समय मुझे कोविड था, इसलिए मैं को 2-4 दिन बाद जब मेरा नेगेटिव हुआ कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट जब नेगेटिव हुई तब मैं जा पाई वहाँ। और जब मैं गई वहाँ पर तो हालांकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तब भी मैं वहाँ गाँव गई तो वहाँ पूरी नाकाबंदी थी और मैं खेतों से घूम फिर के मतलब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करके उस घर तक पहुँची। उनको बोला कि आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, तो मैं वहाँ थी, मैं लगातार वहाँ जाती रही उसके बाद। और आज भी मैं उनके संपर्क में हूँ, आज भी उनको न्याय नहीं मिला, आज भी वो बहुत परेशान है। इनफैक्ट मैं चाहूँगी आप उनका इंटरव्यू कीजिए क्योंकि उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। सो कॉल्ड हाईलाइटेड केस का भी यही हाल है, अभी तक उनको कोई मदद नहीं मिली है और वो भी बहुत परेशान है। क्योंकि उस दौरान उनके साथ में ये कहा कि उनकी बहुत सारी बातें आई कि जान को खतरा है। और क्या अभी वहाँ पर मैं देखो तो क्योंकि क्या हालत है अभी उनको सिक्योरिटी दे रखी है, ठीक है, उनको आज भी सिक्योरिटी मिली हुई है, सिक्योरिटी से उनका घर नाकाबंदी में अभी भी है जैसे पहले था। उनको अभी क्या हुआ कि वो घर से निकल के नौकरी नहीं कर पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा भरण पोषण की इश्यूज चल रही हैं, खाने को बिल्कुल पैसा नहीं है उधर। और सरकार जो उतना सिक्योरिटी पे लगा रही है, कुछ उनकी आर्थिक सहायता अगर हो जाती अगर तक, जो कि नहीं हुई अभी तक, उनको काफ़ी थोड़ा मदद हो जाती। कानूनी लड़ाई भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है और उसमें भी बहुत डिले चल रहा है। अभी तक सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंपी नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को लेके वो हमारे अभी भी संपर्क में, मेरी कल परसों 2 दिन पहले भी बात हुई है। वो चाह रहे हैं कि थोड़ा मीडिया उनको सपोर्ट करे और जांच आगे बढ़े, क्योंकि जांच भी बढ़ नहीं रही है और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई है। क्योंकि पहले जब ट्रायल कोर्ट में चला, उसके बाद हाई कोर्ट में अभी तक भी ये मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचा है। सीबीआई डिले कर रहा है। जी, सीबीआई डिले कर रहा है। एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 2012 में निर्भया केस होता है, उसके बाद से अब तक की जो हम जर्नी देखें तो क्या कुछ बदला हुआ है? क्या रेप केसेस को लेकर के इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा मतलब एक जागरूकता आई है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है, फिर जो कानूनी प्रक्रिया जो हम कहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि पुलिस का रवैया सुस्त ही रहता है, तो क्या बदलाव आया है? कुछ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? आपने अब तक क्या देखा, क्योंकि आप तब से काम कर रही हैं? पॉजिटिव तो ये है कि आप लोग उन्हें आवाज़ बन रहे हैं, मतलब आप मीडिया इस चीज़ को सेंसिटिवली उठा रहे हैं, आप लोग इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है कि पीड़िता कम समझा जा रहा है सोसाइटी में अभी भी, बट फिर भी कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ रही हैं उनके साथ, है ना। नेगेटिव ये रहा है कि केसेस में कोई कमी नहीं आई है। बहुत सारे केसेस अभी भी दबा दिए जाते हैं और अथॉरिटीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया अभी भी वही है। महिलाओं के इश्यूज़ पे चर्चा के लिए आज नहीं 10 साल से मैं मांग कर रही हूँ कि पार्लियामेंट में 2 दिन चर्चा होनी चाहिए ताकि कोई सोल्यूशन निकालें। ये जो बैठ के हमारा पैसा वेस्ट करते हैं टैक्स पेयर का, वहाँ पर 9 करोड़ पर डे का कॉस्ट है, उसमें भी ये फालतू बातें करते हैं, लड़ झगड़ के निकल जाते हैं या पार्टी करते हैं। हम चाहते हैं कि ये लोग महिलाओं के मुद्दे पे 2 दिन तो दें कम से कम। तो आज तक स्पीकर ने वो बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि महिलाओं के मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, आपने 2 दिन बेटी के लिए कुछ वो भी चलाया था। मैंने यही बोला 2 दिन बेटी के भी इंपॉर्टेंट है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो अच्छा स्लोगन है, बट कैसे बचाओ उसके लिए चर्चा तो करो। तो वो चर्चा नहीं करनी इनको, तो इसलिए मैंने कब से बोल रखा है, ऐसे भीख की तरह भी नहीं देते ये लोग, बहुत ही जद्दोजहद है। तो मैं ये बदलाव नहीं आया है, इन लोगों की सोच में बदलाव नहीं आया है। अनफॉर्चुनेटली समाज फिर भी थोड़ा बहुत बेटर हुआ है इस चीज़ को लेके, हालांकि बहुत काम करने की ज़रूरत है, बट फिर भी सरकारों की तरफ से बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं आया। रेप केसेस पे जब हम बात कर रहे हैं तो क्योंकि आप बहुत सारे विक्टिम से मिलते हैं, आपने अब तक, क्योंकि आप परी चलाती हैं पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया, उस दौरान आपने कोई सबसे ऐसा हीनियस क्राइम देखा होगा कि जिसको देख करके आपको, मतलब मैं निर्भया केस के अलावा किसी और केस की बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी नहीं रहा। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि निर्भया ही नहीं है, निर्भया जैसे केसेस रोज़ ही हो रहे हैं। मैं बार बार हर इंटरव्यू में ये बात ज़रूर बोलती हूँ कि लोगों को लगता है निर्भया बहुत हीनियस था। निर्भया से ज़्यादा हीनियस और छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत हीनियस क्राइम रोज़ होते हैं, रोज़, और दिल्ली में होते हैं। छोड़ दीजिए बाहर की बात, दिल्ली में होते हैं, हम पे आते हैं और हम पे भी 1% केसेस आते हैं, है ना। हम पे भी हमारे वॉलंटियर्स के थ्रू या कोई सभ्य एक इंसान अगर हमें बता देता तो हम मदद कर पाते हैं, हमें नहीं पता चलता है। ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा एक शर्म की बात है कि निर्भया के बाद से कुछ नहीं बदला। निर्भया जैसे ही और ज़्यादा जघन्य अपराध हमारे देश में हो रहे हैं। मैं अगर ये बोलूँ कि मुझे इस केस को लेके बहुत दुख हुआ, उस केस को लेके दुख हुआ, नहीं, मुझे हर केस में इतना ही होता है, क्योंकि आप छोटे बच्चे की डेड बॉडी देखते हो तो आपके मन में क्या बीतेगा आप बताओ। मैं आपको अगर ले जाऊँ तो आपको रातों को नींद नहीं आएगी, और मैं लगातार देखती हूँ। अब मेरे पास टीम भी है पर फिर भी हमें जाना पड़ता है।
तो कहीं ना कहीं बहुत दिल टूटता है कि इन बच्चों का क्या कसूर था, इनको तो पता भी नहीं इनके साथ क्या हुआ और छोटी सी ज़िंदगी कट गई। और अगर बच भी जाते हैं तो हॉस्पिटलों में पड़े रहते हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं जो दर्द से उन्हें गुजरना पड़ता है। जिंदा रह के भी उनकी कितनी बुरी हालत है, और मरने के बाद तो आप कैसे मार दिया जाता है। कितने केसेस हैं दिल्ली में, छोटे छोटे बच्चों का पत्थर से कुचल देते हैं, कई बार मार देते हैं, कई बार पानी में डुबो के। अभी यहाँ का केस है इधर दिल्ली का आउटस्कर्ट्स का, नरेला का। वहाँ 4 साल की बच्ची को लैंडलॉर्ड ने रेप किया। वो गाड़ी में CCTV फुटेज में आ गया कि वो ही लेके गया और उसने मारा। उसने कबूल भी किया और वो जेल में है। उसने बच्ची का गला घोंट के बलात्कार करने के बाद नाले में फेंक दिया। वो नहीं मरी, उसको फिर से निकाला, फिर उसको ऐसे रखा कब तक, जब तक वो डूब नहीं गई। अब और ये रोज़ की बात है, मैं बता रही हूँ आपको पता चला ये यहीं हुआ था। और ऐसे ही बहुत सारे केसेस दिल्ली के ही बता दूँ, मेरे पास ऐसी स्टोरीज हैं, तो मैं बताऊंगी तो हम लोग नहीं सो पाएंगे उनमें ना। से ये कोई एक लोग आध केस अगर आप बताना 2 साल की बच्ची है, छोटी थी, मतलब मेरे पास तस्वीरें आई, उसके पिता ने तस्वीरें दी हमको। केस किसी भी तरह से आते हैं तो फोटो भेजी उन्होंने, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड दिखा सकती हूँ, बट अगर देख ली तो आप नहीं रातों को सो पाएंगे। वो केस तस्वीरें, वो छोटी सी 2 साल की बच्ची जिसका बलात्कार हुआ है, वो डेड बॉडी लेके पिता खड़ा है, रो रहा है, बौखला रहा है, और पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है। तो जब उन्होंने हमें बोला कि रिपोर्ट बॉडी डिस्कवर हुई, तो हमने बोला कि आप बलात्कार, क्योंकि नग्न शरीर था और दिख रहा था कि बलात्कार हुआ है, तो पुलिस ने बोला कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी कावड़ चल रहे हैं, अभी हमारी ड्यूटी कावड़ में है, हम ढूंढेंगे जिसने भी किया है। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, आज तक उन्होंने पकड़ा नहीं है उसको। अभी तक पकड़ा ही नहीं गया। 2 साल हो गए। जब मैं फ़ोन करती हूँ, पहले तो कावड़ में 3 महीने इन्होंने निकाल दिए, फिर बोल दिया 2, 4, 6 महीने बाद अरे किसी जानवर ने काटा है, दिख रहा है शरीर पे। तो पोस्टमार्टम भी हुआ है, पोस्टमार्टम में भी उन्होंने बलात्कार के बाद अगर कोई जानवर ने खा लिया तो वो उन्होंने पूरा ही जानवर पे डाल दिया। मतलब इतना आसान है ना हर चीज़ डॉग्स पे डाल देना। एक बच्ची का बलात्कार हुआ 2 साल का, वो उसका शरीर कहीं पड़ा हुआ है जंगल में, और अगर जानवर ने काट लिया तो ये नहीं कि बलात्कार हुआ है, बलात्कार को आपने हटा दिया और जानवर पे डाल दिया बहुत आसानी से कि ये तो जानवर ने किया है। जानवर ने बलात्कार कैसे किया, मुझे बताइए। जानवर काट के ले गया उस बच्ची को, चलिए क्योंकि वो ना समझ है, आप तो समझदार हैं, बहुत आसान है। वो केस उन्होंने क्लोज कर दिया ये कह के कि वो एक जानवर की हिंसा की शिकार हुई। एक ये जो बात चलती है, जब डॉक्टर डोगरा हमारे शो पे आए थे तो उन्होंने ये कही थी कि जब भी कोई अपराध होता है तो स्पेशली रेप को लेकर के जब हम बात करते हैं तो फिर उनका माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर दया नहीं होती, एम्पैथी नहीं होती। आप क्योंकि इतने वक्त से इन सब चीज़ों को देख रही हैं, रेप सर्वाइवर से, विक्टिम से बहुत करीबी से मिलती हैं, उनकी मनस्थिति को समझती हैं, क्या आपको कारण लगता है इसके पीछे कि क्यों उन्हें, मतलब क्यों ये होता है, रेप होता है, या फिर क्या उसके पीछे वजह होती है जो मेन एक जो कारण बोलते हैं? जैसे एक वजह ये भी कहते हैं कि उनके ज़्यादातर जो रेप करने वाले होते हैं, आरोपी कह लें या फिर अपराधी कह लें, उनके फ़ोन में पॉर्न बहुत ज़्यादा मिलता है। आपको क्या लगता है? देखिए, जैसा कि एक चीज़ पे ज़ीरो डाउन करना मुश्किल है, बट बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और उनमें ये जो फैक्टर आपने बताया वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। 80 to 90% केसेस की चार्जशीट में ये रहा है कि पोर्नोग्राफी देखी थी और अल्कोहल पिया था। ये है, ये स्टैंडर्ड है, मैं नहीं कह रही हूँ, आप नहीं कह रहे हैं। 80 to 90% केसेस की चार्जशीट ये कह रही है, तो कहीं ना कहीं वो बात ठीक है। पर बहुत सारे लोग पोर्नोग्राफी देखते होंगे, विदेश में तो टीवी पे आता है पोर्नोग्राफी, पर अगर आप वहाँ जाएं तो वहाँ पूछें तो वहाँ छोटे बच्चों का बलात्कार नहीं होता। तो बहुत सारे स्टडीज़ करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है कि किसके साथ क्या होता है, तथ्य मैच। यहाँ पर सज़ा नहीं है, सबसे बड़ा कारण ये है बेल मिल जाना, सबसे बड़ा कारण है छूट जाना या पकड़े ही ना जाना। तो अगर किसी को पता है कि वो छूट ही जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा, करा जो भी कारण से, तो वो रीज़न एग्रीवेट ज़रूर करता है। तो बाहर भी पोर्नोग्राफी है, बाहर भी अल्कोहल का यूज़ है, बट बाहर ऐसे छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के बलात्कार करके हत्या नहीं कर दी जाती है ना। तो बहुत सारे चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मेन डर नहीं है कानून का, दूसरा मानसिकता बहुत ख़राब है, और आई थिंक कहीं ना कहीं जो हिपोक्रेसी है हमारे समाज की, जो सेक्स को बुरा मानती है और छुपा के, डरा के, मतलब जो एक चीज़ को ठीक से मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जितना आप
दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर या OTT प्लेटफॉर्म्स पर, या गंदगी जो परोस रहे हैं, बट यहाँ पर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप ड्रॉप आउट हैं, आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपको अल्कोहल भी मिल गई, आपको पर्नोग्राफी भी मिल गई, आप समझ रहे डिज़ास्टर है ये। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपकी सभ्य सोसाइटी होती, पढ़ी लिखी होती, तो आप तैयार होते इन सब चीज़ों के लिए। यहाँ गर्लफ्रेंड भी नहीं बना सकते, बॉयफ्रेंड बनाना भी एक अपराध है। वहाँ सेना आ जाती है, बजरंग दल आ जाता है, या कोई XYZ हिंदू सेना आ जाती है। तो इतनी हिपोक्रेसी में जब आप जीते हो, तो कहीं ना कहीं उसका आउटकम यही होता है कि वो फिर छोटे बच्चों के साथ ऐसा अब्यूज़ करते हैं, महिलाओं के साथ अपराध करते हैं। तो हिपोक्रेसी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। मेन जो है माइंडसेट है, हाउ वी परसीव हमारी महिलाओं को, बेटियों को किस तरह से देखते हैं हम, किस तरह से उनको सिर्फ एक सेकेंड हैंड सिटीजन और सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ही देखते हैं, वो भी बहुत बड़ा रीज़न है। किसी अज्ञात शायर ने एक बड़ा बेहतरीन शेर कहा है कि लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है, और बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मज़हब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से ये हिंदुस्तान सबका है, क्योंकि मज़हब पे लड़ाना नेताओं का काम है। बहरहाल मैं आप पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया, आपकी जो संस्था है उसके बारे में जानना चाहूँगा। आप एक एविएशन सेक्टर में काम कर रही थी, अच्छी खासी आपकी नौकरी थी, फिर उसके बाद ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आपको फाउंडेशन स्टार्ट आपने किया? मतलब एक वो होता है ना कि जब हम किसी नई चीज़ में घुसते हैं तो फिर या तो हम उसको पर्सनली करीब से बहुत ज़्यादा देखते हैं, या फिर हम कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिसने हमें बहुत ज़्यादा झकझोर के रख दिया। आपके साथ में वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि एविएशन सेक्टर से सीधे परी की को स्थापना करना? देखिए, मैं जब एविएशन सेक्टर में गई, दिस वाज मोर टू हैव माय ओन पॉकेट मनी, है ना, एक इंडिपेंडेंस। जब कॉलेज में सब करते हैं तो मैंने सोचा मैं साथ साथ ये नौकरी कर लूँगी तो आई विल बी एबल टू सेव माय ओन मनी, बट करना मुझे फाउंडेशन ही था। तो मुझे शुरू से ही था कि मैं समाज सेवा में कुछ काम करना चाह रही थी, तो बट मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं महिलाओं के लिए काम करूँगी। मैंने डेफिनेटली हेल्थ सेक्टर में एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए, क्योंकि उस दौरान मैंने कोई एक्सीडेंट भी देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं ये काम करूँगी। तो मैंने जब संस्था की स्थापना की तो मैं ऐसे ही काम कर रही थी, एविएशन मैंने तब छोड़ा था। बट जब निर्भया का केस हुआ, उससे पहले भी मैं सरकार की अलग अलग कमिटीज़ में भी काम सीख रही थी, तो महिलाओं के इश्यूज़ मुझे समझ में आ रहे थे, इंक्लूडिंग जो एक्सीडेंट विक्टिम्स को मैं मदद कर रही थी, उनकी विडोज़ और उनके जो घर में हालात थे महिलाओं के, और उनके साथ शोषण हो रहा था, कहीं ना कहीं मैं समझ रही थी, बट मेरे को इतनी गहराई नहीं मालूम थी। बट मेरे लिए भी, आई वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड, तो धीरे धीरे मैं समझ रही थी कि हाँ, यहाँ पे बहुत स्कोप है और यहाँ पे करना चाहिए। तो मैंने एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की 2007 में महिलाओं के लिए, जब मैंने स्थापना की थी अपनी NGO की। तो मैंने उनके लिए मैंने ये ज़रूर सोच लिया था कि महिलाओं के लिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, और तब तक मुझे गहराई नहीं पता थी कि उनके साथ कैसे अत्याचार होते हैं और शोषण और ये सब बातें मुझे नहीं पता थी। पर जब धीरे धीरे मैं इस फील्ड में आई, बहुत सारी औरतों को हमने एम्प्लॉयमेंट दिया मेरे संस्था में, तो उनके इश्यूज समझ में आने लगे, तब उनको डील करने लगे। वो कोई पिट के आ रही है, कोई छिड़ के आ रही है, किसी के साथ बलात्कार हो गया, तो मुझे समझ में आया कि ये तो गलत है। मतलब ठीक है, हमारे साथ भी रहा है, हमने ऐसा नहीं कि नहीं देखा, कॉलेज डेज में ईव टीजिंग ये वो, उसका शिकार हम भी हुए, पर ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ था कि जो मैं समझ पाती। तो मैंने जब इनका समझा तो मुझे लगा ये तो हर घर की कहानी है, हर महिला की कहानी है। तो अभी हम समझ ही रहे थे, तो 2011-12 तक, निर्भया का केस हुआ जब 12 में, तब तक मेरा 5 वर्ष का काम था महिलाओं के साथ, पर इतना उत्तेजित नहीं मतलब हुए हम सोच को लेके, जब जितना निर्भया में झकझोर दिया हमें बहुत ज़्यादा। और ऐसे लगा कि ये हमारे साथ ही हो गया, हर महिला को यही लगा, और हर भाई को ये लगा कि मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ। पता नहीं, ये एक फीलिंग सबके अंदर जगी। और उससे पहले मैंने टीवी में रंगाबिला केस के बारे में भी सुना था। उस समय भी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी, तो मुझे लगा था कि हाँ, ये गलत है। तब हम बहुत छोटे थे, और टीवी पे भी देखा, तो जब निर्भया हुआ तो लगा कि नहीं, ये तो आखिरी केस होना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए, हमें सबको मिलके कुछ करना चाहिए। तो मैं सड़कों पर उतरी, तो पहली बार हम सड़कों पे उतरे थे निर्भया केस के बाद। जी। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर के मैं बात करना चाहता हूँ। उत्तराखंड उबल रहा है उस चीज़ को लेकर के, सारी चीज़ें हो गई हैं, कन्विक्शन हो गया है, आजीवन कारावास की उनको सज़ा हो गई है, लेकिन बावजूद उसके एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बड़ा अटक गया है। और यही वजह है कि कुछ दिन से जो उत्तराखंड की जो आम जनता है वो देहरादून में प्रदर्शन कर रही है। VIP को लेकर के बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठ रहा है, क्योंकि जो अंकिता और उनके जो मित्र हैं उनके बीच की जो बातचीत हुई उसमें VIP को लेकर के एक एंगल था।
क्यों, क्या मतलब, और आपने तो सब उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो फिर क्या आपका उस केस पे सबसे पहले तो टेक है, उसके बाद में इसके आगे क्वेश्चन पर। जी, मेरा टेक यही है कि जब अंकिता के साथ ऐसा हुआ तो वहाँ पर फिर से हमने सोशल मीडिया पे पहले उठाया, फिर मैं खुद भी वहाँ गई, और जब अंकिता का शरीर उनके गांव पहुँचा तो मैं वहाँ उस तरफ थी, पर जाने अगेन फिर से नहीं दिया गया। और जब नहीं जाने दिया तो उस परिवार से संपर्क करने की कोशिश की। मैं लगातार तब से उनकी बात को उठा रही हूँ, और जब बुलडोज़र चला तो मैंने बहुत ज़्यादा उस पर आपत्ति जताई कि ये बुलडोज़र चलना बिल्कुल गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। और उस दिन मैं वहीं थी, तो कहीं ना कहीं मुझे तभी से समझ में आ गया था इस केस को बहुत अच्छे से ये लोग खराब करने वाले हैं। एक ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट उठता है, जो कि बहुत सारे जो स्थानीय पत्रकार हैं वो उठाते हैं, और जो उनके जो लोग हैं वो ये अक्सर ये उठाते हैं कि अगर वो इलीगल मान लीजिए था, वो जगह थी, क्योंकि आपने उस पर बुलडोजर चलाया ये कह के कि वो जो है घटनास्थल या फिर जो वो रिजॉर्ट बना हुआ था वो नहीं था उसके अंदर में, लेकिन क्या वो, लेकिन उससे भी ज़रूरी बात ये थी कि वो एक क्राइम सीन सबसे पहले था। अगर बुलडोजर चलवाना होता तो फिर वो एक हफ्ते के बाद या फिर जब वो क्राइम सीन क्लियर हो जाता उसके बाद वो कर सकते थे। क्या आपको लगता है कि इसमें किसी को बचाने की कोशिश की गई थी? हाँ, वही सारा वीआईपी लिंक्ड है। अगर वहाँ सीडीआर निकल जाती या सीसीटीवी निकल जाते वो तो फिर सब फंस जाते हैं, सब क्या मतलब सरकार ख़त्म हो जाती है वहाँ। तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अपनी कुर्सी बचानी थी उनको, और कुर्सी सीधा डायरेक्टली यहाँ से लिंक्ड है, क्योंकि यहाँ और वहाँ सरकार सेम है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो इसीलिए पूरी की पूरी जो ताकत है वो लग गई कि तथ्य को मिटाया जाए। और वो निरीक्षण में हुआ एक एमएलए की, आप सोचिए, तो बहुत एविडेंटली तथ्यों को हटाया गया, मिटाया गया। इसीलिए बहुत सारे लोगों के नाम सामने नहीं आए, जिसके लिए अभी लोग उतरे हैं सड़क पर, और वो जायज़ उतरे हैं, उतरना भी चाहिए। आप क्योंकि महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती हैं, स्पेशली रेप सर्वाइवर्स, रेप विक्टिम्स हैं, उनके लिए लड़ती हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा धड़ा है जो कि पुरुषों के अधिकारों की बात करता है। जाहिर है कि जब भी ऐसे केसेस होते हैं तो दूसरी तरफ ये भी बात उठती है कि फेक रेप केसेस के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट में ये बात कही गई है, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जता चुके हैं। आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, मैं तो बिल्कुल मानती हूँ फेक केसेस होते हैं, बट सिर्फ फेक केसेस होते हैं ये भी नहीं है। मिसयूज़ करने वाले हर चीज़ के लिए मिसयूज़ करते हैं। हर अच्छे लॉ का भी दुरुपयोग हो रहा है ना। इनकम टैक्स हम देते हैं, उसमें भी लोग चोरी कर लेते हैं, और मर्डर केस में भी लोग दुरुपयोग करते हैं, है ना। एक्सीडेंट करवा देते हैं अगर किसी को मरवाना होता है तो। हर चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, पर क्योंकि महिलाओं के राइट्स की बात आती है तो दुरुपयोग की बड़ी बात होती है। बहुत ज़्यादा डायलॉग्स किए जाते हैं, और मैन राइट्स वाले भी आ गए अब तो। मैं ये कह रही हूँ कि दुरुपयोग तो हर कानून का होता है, और जिन्होंने दुरुपयोग किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए, पर तथ्यों के साथ प्रूव हो जाए तो। मैं तो कहती हूँ कि नया कानून आना चाहिए कि अगर कोई महिला किसी कानून का दुरुपयोग कर रही है तो उसको बराबर सज़ा होनी चाहिए, और ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो जेन्युइनली सफ़र कर रही हैं वो बहुत परेशान रहती हैं। और देखिए, एक बात तो सच है, मैं और आप नहीं कह रहे हैं, हर तीसरी औरत घरेलू हिंसा का शिकार है, और 5वें बच्चे के साथ महिला के साथ एब्यूज़ हुआ है। 10 में से 9 महिलाएं रोज़ छेड़खानी का शिकार होती हैं। मैं तो नहीं कह रही हूँ, आंकड़ा कहता है, और है। अगर आप हमारे तो सबके आसपास महिलाएं हैं, आप लोगों के घर में जाके पूछ लीजिए। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम झूठ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। दुरुपयोग कानून का पढ़ी लिखी कुछ चंद महिलाएं कर रही हैं, उनकी वजह से जो जेन्युइनली सफ़र कर रही हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी टू गेट जस्टिस शुड नॉट बी टेकन अवे। सिंपल। फेक रेप केसेस की ही जब हम बात कर रहे हैं तो कंसेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा उठता है। बहुत आसान हो गया है ये चीज़ें कहना कि मुझे शादी का झांसा दिया गया था और फिर उसके बाद जो है शारीरिक संबंध बनाए, और सालों तक वो चलते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसमें, क्योंकि उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ ऑब्वियसली आरोपी पर आ जाता है, तो क्या आपको लगता है कि ये बहुत गंभीर मामला है और इसमें कोर्ट को कोई या फिर सरकार को जो कि पार्लियामेंट में कानून बनाना चाहिए? हाँ, इसको चेंज करना चाहिए कि जब आप रिलेशनशिप में हो तो बलात्कार नहीं डलना चाहिए। ये तो मैं खुद ही इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, मैं ओपनली बोलती हूँ। मैं वुमेन राइट्स के लिए काम करती हूँ। वुमेन राइट्स इसी में है कि अगर आप दुरुपयोग ना करें, अगर आप किसी, कंसेंट इज़ दी मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। चाहे मैं दूसरी तरफ मैं ये भी मानती हूँ कि अगर शादी में भी कंसेंट नहीं है तो वो बलात्कार की श्रेणी में आना चाहिए। कंसेंट शुड बी द टॉप मोस्ट अटमोस्ट थिंग। अगर विवाहित महिला भी कंसेंट नहीं देती है तो वो रेप है, और एक अविवाहित महिला कंसेंट देती है तो वो बलात्कार नहीं है। सिंपल, यही होना चाहिए। आपकी मर्जी सर्वोपरि है, और अगर आपकी मर्जी के खिलाफ आपका शारीरिक शोषण अगर कोई करता है, चाहे वो आपका पार्टनर है, हस्बैंड है, कोई भी है, इट इज़
रेप, सिंपल। 498A जो कि पहले आईपीसी में था, लेकिन जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या फिर डाउरी हो गया, इनके केसेस करना अब बहुत ज़्यादा एक तरह से क्योंकि इजी भी हो गया है। कई बार ये लॉयर्स खुद भी कह चुके हैं कि लॉयर्स ही मदद करते हैं महिला को कि अरे ये धारा लगा दीजिए, लंबा चला तो जाएगा। महिला या फिर क्या ये वो सब। अपना दिमाग कहीं चल रहा है क्या? ये तो गलत है ना। आपको अगर कोई गलत सलाह दे रहा है तो आपको बोल देना चाहिए कि नहीं, मेरे साथ जो हुआ मैं उन तथ्यों पे लड़ूंगी, मैं नहीं लड़ूंगी, गलत चीज़ें नहीं करूंगी। हमारे पास भी आते हैं, हम मदद करने की कोशिश करते हैं, पर हम बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा के मसाला लगा कर, मुझे मालूम है अगर मैं एक ऐसी महिला को मदद कर रही हूँ जो गलत है, जो गलत आरोप लगा रही है, तो मैं 100 उन महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रही हूँ जो सच में सफ़र कर रही हैं। मैम मेरा आखिरी सवाल बस मैं चाहता हूँ कि क्योंकि ये उन्नाव से ही शुरू हुआ था ये अभी इंटरव्यू, तो फिर उन्नाव पे ही इसको ख़त्म करते हैं। 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई है। आगे आप जो है किस तरीके से मदद करने वाली हैं और क्या आपका स्टैंड रहने वाला है इस केस में? देखिए, मेरा स्टैंड हमेशा सच के साथ है, और अगर कानूनी प्रक्रिया में जो भी तथ्य आएंगे हम बिल्कुल हम खड़े हैं उन सब तथ्यों के साथ। इसमें दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, उनको भी बोला है आप अपने तथ्य रखिए, इनको भी बोला है अपने तथ्य रखिए, पीड़िता को भी, और हम पीड़िता की तरफ से तथ्य रखेंगे। और हम चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट इस पे मतलब सच में एक क्या कहते हैं, न्याय को फॉलो करें, और मीडिया ट्रायल नहीं, जो सच है सच के साथ रहें, सिंपल। और हम भी सच के साथ हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम।